नमस्कार, मनी मंत्र के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मार्च का महीना अब लगभग खत्म होने के और इसके साथ ही खत्म हो रहा है ये फाइनेंशियल ईयर भी। लगभग हर आम और खास वाजिब तरीके से करों में बचत करने की सोचता है और ऐसे में ये वक्त है टैक्स प्लानिंग का। क्यों जरूरी है ये टैक्स प्लानिंग, किस तरह से ये टैक्स प्लानिंग की जाए और उसके लिए क्या कुछ जरूरी है, और इसके साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि टैक्स देने के लिए हर पात्र व्यक्ति के लिए टैक्स देना आखिर जरूरी क्यों है और इसके लिए उसको क्या लाभ मिलते हैं। हम आज आपको अपने इस खास कार्यक्रम में इस विषय पर बात करेंगे। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं वेद जैन, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से। बहुत स्वागत है वैद जैन सर आपका। और दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और उसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइनें खुल गई हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लें, 011-233-87031। आप इस पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और वेद जैन साहब आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई शंका है आपके मन में टैक्स फाइलिंग को लेकर के या किसी दूसरे इस विषय से जुड़े हुए कोई दूसरी शंका है, तो उसका समाधान आप वेद जैन जी से प्राप्त कर सकते हैं। वेद जैन जी, सबसे पहले इसका जब हम इस टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जान लें, टैक्स प्लानिंग की बात करेंगे ही, इसके पहले ये जान लें कि टैक्स देना जरूरी क्यों है। क्योंकि कई सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर टैक्स देने से तो सिर्फ सरकार का फायदा है, उनका अपना कोई लाभ नहीं है। लेकिन शायद ऐसा नहीं है। टैक्स देने से क्या कुछ लाभ आम लोगों को मिल सकते हैं, ये भी आप हमें समझाएं। देखिए, एक सभ्य समाज में हम रहते हैं और एक सिविलाइज सोसाइटी में हमें अपनी खुद की बेनिफिट, परक्विजिट और अपनी फैसिलिटी, सिक्योरिटी सिस्टम सब हमें चाहिए जी। और टैक्स देने का बेनिफिट जो कभी कभी हम सोचते हैं बेनिफिट सरकार को होता है, मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल कॉमन सेंस में देता हूं जो लोग समझ सकें जल्दी सी। कि जब हम एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो हम एक फ्लैट के अंदर रहते हैं और अंदर जाने के लिए हमारे यहाँ स्टेयरकेस होती है, बाहर सड़क होती है, पार्क बना होता है, तो हम एक कॉमन मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं ताकि वो सोसाइटी उसको मेंटेन कर सके। अगर वो ऐसे नहीं देंगे तो आप अपनी सीढ़ियां चढ़ नहीं पाएंगे, रात को आपको लाइट नहीं मिलेगी सीढ़ियों में, आप बाहर जाएंगे तो आपको कॉरिडोर में और वरांडा में और आपको जो आपके जो सड़क है उस पर लाइट नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी। उसी तरह से एक देश को चलाने के लिए हर नागरिक को सुविधा देने के लिए, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे हॉस्पिटल खोलने हो, चाहे सड़कें बनानी हो, चाहे और कोई सुविधा देनी हो, देश को चलाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सबके लिए आपको देश को और राष्ट्र को और गवर्नमेंट को उसके लिए पैसे चाहिए और उसके लिए हम अपना अपना टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये टैक्स दो तरीके से आता है, एक डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और एक हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो हम अपनी चीजें खरीदते हैं, जिसपे पेट्रोल खरीदे या जरूरी चीजें खरीदे, इस पर हम वैट देते हैं, जीएसटी देते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स होता है जो हमारी आमदनी होती है। एक सभ्य समाज में, सिविलाइज सोसाइटी में सोचा जाता है कि जो इनकम टैक्स है वो एबिलिटी टू पे लगना चाहिए, मेरा कितना सामर्थ्य है। तो इसीलिए इस डायरेक्ट टैक्स प्लानिंग में आपने देखा होगा जब इंडिविजुअल को टैक्स करते हैं तो हम प्रोग्रेसिव टैक्स लगाते हैं कि जैसे सरकार ने कहा भाई देखिए आपकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए सालाना से कम है तो हम ये मानते हैं कि आपकी क्षमता नहीं है, आपके जरूरी खर्चे के लिए आपको 2.5 लाख चाहिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। इसलिए आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तो सरकार ने एक लोअर रैप रखा, 5% का स्लैब रखा कि आप 5% दीजिए। जब स्लैब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो उसको 10%, 15%, 20% और आगे जाके तब जाके हम अपना 30% तक का टैक्स लगाते हैं। क्योंकि आपकी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है इसलिए आपकी कैपेसिटी, एबिलिटी टू पे बढ़ती है। तो हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो अपना टैक्स दे, प्रॉपर टैक्स दे, क्योंकि सुविधाएं उसी से मिलती हैं, सिक्योरिटी उसी से मिलती है। आज की डेट में राष्ट्र की सुरक्षा में इतना खर्चा होता है, राष्ट्र को आपकी बाउंड्री बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा देने के लिए, आप जिस घर में सुरक्षित रहें, आपके ऊपर कोई किसी तरह की कोई बाहर से आपत्ति नहीं आए, उसके लिए सरकार को पुलिस पे कितना खर्चा करना पड़ता है। आपको रात को कोई तकलीफ हो जाए तो आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिले, एम्बुलेंस की फैसिलिटी मिले। आपके बच्चों को एजुकेशन देनी है तो स्कूल जो है वो चलते हैं, वो मिलते हैं। आप घूमने जाते हैं तो आपके पार्क हैं। तो इसके लिए सभी के लिए जो खर्चा करना पड़ता है सरकार को, फिर टैक्स देना जरूरी है और जिसका जितना सामर्थ्य बनता है वो टैक्स देना चाहिए। ये टैक्स देना एक सभ्य समाज, सिविलाइज सोसाइटी का एक नेसेसरी पार्ट है
जो हर व्यक्ति और हर नागरिक को निभाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जैन साहब बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को समझाया है और उम्मीद है कि लोगों ने इसको बहुत बेहतर तरीके से इसको समझा होगा, बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया होगा। और हमारे साथ में एक कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं, इससे पहले कि आगे बढ़ें उनसे बात कर लेते हैं। अर्पित हमको कॉल कर रहे हैं दिल्ली से। जी अर्पित जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, जो आधार पैन लिंक का मैसेज आ रहा है तो वो सर लिंक हो नहीं पा रहा है क्योंकि नेम में डिफरेंस है। जैसे नाम है फूलवती, नाम है आधार कार्ड पे, और पैन कार्ड पे फूलवती देवी, तो वो सर लिंक हो नहीं पा रहा है। तो लिंक नहीं हो पाया, अगर ये 31 मार्च तक, तो कितनी पेनल्टी वगैरह क्या है इसमें, थोड़ा सा ये बता दीजिए सर। जी चलिए, इस सवाल का जवाब पहले ले लेते हैं। आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे वेद जैन साहब? हालांकि हम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इस नाम की करेक्शन करा लीजिए। देखिए, जब आज की डेट में कंप्यूटर युग में अगर कोई भी कहीं डिफरेंस कोमा फुल स्टॉप का आएगा तो उसका वो मैचिंग नहीं, लिंक नहीं हो पाएगा। आप आधार का भी अगर नाम चेंज कराना है तो फूलवती देवी करा लीजिए, नहीं तो पैन पे जाके पैन का भी पोर्टल है वो करा दीजिए। 31 मार्च डेट रखी हुई है, लेकिन शायद ये डेट बढ़ने की कुछ आशंका है कि 30 जून हो जाए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप पेनल्टी की चिंता मत करिए, आप पहले अपना जल्दी से जल्दी, क्योंकि सरकार ने काफी बार डेट बढ़ा दी है और आपको इस आइडिया का प्रॉब्लम का पता है कि फूलवती और फूलवती देवी में डिफरेंस है, तो जल्दी से जल्दी करके आधार पे या पेन पे करेक्शन करा लीजिए, फिर ये मैचिंग हो जाए। और इसका पर्पज भी ये लिंकेज पूरा होना चाहिए ताकि आइडेंटिफिकेशन में कोई इश्यू नहीं आए। जी बिल्कुल। तो जैन साहब, जब हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं तो क्यों जरूरी है टैक्स प्लानिंग, ये हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से एक टैक्स प्लानिंग की जा सकती है। जब हम योजनाबद्ध तरीके से टैक्स फाइल करें तो उससे क्या फायदा होता है। और अभी हमसे कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे थे इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ही कि एक आम साधारण अगर कोई टैक्स पेयर है तो वो किस तरह से समझे कि जब वो टैक्स फाइल करने के लिए बैठता है तो उसके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए। और खास तौर पर एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति जब लगभग 6 महीने हो जाए मान लीजिए, तो उसको कैसे समझना चाहिए कि क्या कुछ वो बचत करे, कौन सी और सी स्कीम्स ले, कहां पे इन्वेस्ट करे ताकि वो जो टैक्स का दायरा है उससे बच सके। देखिए, मैं आपका जो लास्ट पार्ट है टैक्स के दायरे को बचाने, प्लानिंग एक अच्छी चीज है जी, और बचाने का टैक्स तो कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, लेकिन प्लानिंग भी जरूरी है जी। क्योंकि आज 26 मार्च है तो मैं समझता हूं कि ईयर एंड आ रहा है जी, और हमारे देश में क्योंकि हम फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का ईयर फॉलो करते हैं जी, और 31 मार्च तक की जो इनकम आएगी और जो आपकी एग्जेम्पशन बनती है वो आपको इस साल मिल जाएगी, और जो 31 मार्च के बाद जाएगी तो अगले साल आएगी। तो मैं पहले आपको टैक्स प्लानिंग आज के परिप्रेक्ष्य में यानी 26 मार्च के दृष्टि से बता दूं, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है तो ये समय है आपको एक अपने रिव्यू करने का, अपनी इनकम का। लगभग सारे पर्टिकुलर इनकम के आपके पास लगभग आ गए होंगे, यानी 26 मार्च साल में आपकी इनकम कितनी हुई है। कोई सैलरी की इनकम है, कोई इंटरेस्ट की इनकम है, कोई रेंट की इनकम आ रही है, कोई बिजनेस से आ रही है, तो ये आप बना लीजिए। और जो टैक्स में जो छूट मिलती है, आपने देखा होगा कि आज की डेट में 2 सिस्टम है इंडिविजुअल के लिए, एक बिना डिडक्शन का और एक डिडक्शन वाला जी। जिसमें डिडक्शन नहीं मिलती उसमें तो आपको कोई एग्जेम्पशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट निवेश करने की जरूरत नहीं, लेकिन जिसमें छूट मिलती है उनके लिए, जैसे 80C एक सेक्शन है जिसमें 1,50,000 रुपए तक आप जमा करा सकते हैं, और उसके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम है, NSCs हैं, फिक्स डिपॉजिट है, तो उसके अंदर आप निवेश करते हैं तो आप 1,50,000 रुपए की आपकी छूट मिलती है। तो जिन करदाताओं ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं यानी कि एग्जेम्पशन वाला, तो वो इंश्योर करने की 31 मार्च से पहले वो 1,50,000 रुपए की ये जो निवेश है, अगर जो प्रोविडेंट फंड में पैसा कट गया है वो उसके ऊपर 1.5 लाख तक की एग्जेम्पशन लेनी है तो उसको जमा कराएं और उसके नाम की एग्जेम्पशन क्लेम करें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आप 31 मार्च से पहले इसको जमा करा दें। दूसरा, एक मेडिक्लेम के नाम की 50,000 रुपए की सीनियर सिटीजन को और दूसरे व्यक्तियों को 25,000 की छूट मिलती है। तो आपने कोई मेडिक्लेम के प्रीमियम पे करना है तो आप 31 मार्च से पहले पे कर दीजिए ताकि वो उसके बारे में आपको छूट मिल सके और डिडक्शन मिल सके, और 31 मार्च के बाद पे करेंगे तो इस साल नहीं मिलेगी तो अगले साल मिलेगी इसी जी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इनकम का एस्टिमेट लगा लें। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है और आपकी इनकम ऐसी है जिस पे टैक्स बनता है तो आप ये कोशिश देखें कि भाई आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है। आपका अगर एडवांस टैक्स, बैलेंस टैक्स, TDS कटने के बाद 10,000 रुपए से ज्यादा बनता है, आपको ब्याज की इनकम भी हो सकती है, किसी को रेंट की इनकम भी हो सकती है, किसी को बिजनेस पर की इनकम हो सकती है, तो उन सभी के ऊपर ये एक नियम है कि आप उसका एडवांस टैक्स जमा कराएं। उसकी लास्ट डेट 15 मार्च थी, लेकिन 31 मार्च तक भी जमा कराएंगे तो 1% ही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा
वो जमा कराएं, ताकि वो रिव्यू करके एडवांस टैक्स का ऑब्लिगेशन है तो वो भी जमा करा दें। नहीं तो 1 अप्रैल से लेके फिर हर महीने का 1% का इंटरेस्ट और उसके ऊपर जुड़ता रहेगा जी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो बहुत सारी इनकम होती है, जिसकी एक सेट ऑफ दूसरी इनकम, अगर कोई लॉस है उसके अगेंस्ट मिल जाता है, तो आपके पास कोई कैपिटल गेन आया हुआ है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आया हुआ है, और आपके पास कोई ऐसी एसेट्स भी है जिसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का लॉस नजर आ रहा है, अगर वो सेटअप होने लायक है तो वो भी 31 मार्च से पहले आप कर लेंगे, तो वो विद इन दैट पीरियड वो आपका एग्जम्पशन में आ जाएगा। तो इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको टैक्स प्लानिंग करने की, कि भाई जो जो आपने छूट की प्लानिंग की है वो की है। इसी तरह से जो आपको हाउस रेंट मिलता है, अलाउंस मिलता है, और जो आपने रेंट की पेमेंट करनी है वो रेंट पेमेंट करनी है। दूसरा ऑब्लिगेशन है आज की डेट में हर व्यक्ति पे कि जो रेंट की पेमेंट करते हैं और वो रेंट 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का है, तो आखिरी महीने में आके आपको 5% का जो आपने लैंडलॉर्ड को टैक्स रेंट दिया है उसके ऊपर टीडीएस काट के जमा कराने का है। वो ऑब्लिगेशन भी 26 मार्च का हो गया, तो 31 मार्च से आपको पूरा करने की जरूरत है। तो ये बहुत सारे हैं आज की डेट में। देखिए जो एग्जेम्पशन और डिडक्शन है वो बहुत सरकार के लिमिटेड हो गई है। जो मेन छूट आती है वो 80C की आती है, 80D की मेडिकल इंश्योरेंस की आती है, और तीसरी छूट जो 2 लाख रुपए की आती है वो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की आती है। तो वो भी अगर आपका हाउसिंग लोन है तो उसकी भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी ने मकान बेचा है, मकान खरीदा है, उसके जो 54F के ऑब्लिगेशन है, अगर वो भी ड्यू डेट आ रही है तो उसकी भी प्लानिंग की जा सकती है। क्योंकि आप मकान बेच के मकान खरीदते हैं तो आपको उसके नाम की भी एक छूट मिलती है कि जो आपको कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर भी आपको एग्जम्पशन मिल सकती है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर हैं संजय, जो कि मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। संजय जी पूछिए अपना सवाल। जी सर नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा एफडी है और एफडी में 10% टैक्स कटता है और मैं 30% के स्लैब में आता हूँ, तो क्या 20% जो टैक्स देना है वो मुझे अभी देना चाहिए या जब मैं रिटर्न दाखिल करूँ तब दे सकता हूँ? जी देखिए संजय जी, अगर आपकी इनकम आज की डेट में एडवांस टैक्स के लिए लायबल है, क्योंकि अगर 10,000 से ज्यादा की अगर आपकी लाइबिलिटी बन रही है एडवांस टैक्स की, इसको मिला के इनकम को एफडी की इनकम मिला के, तो फिर आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अगर आप एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी में नहीं, क्योंकि आपको बाकी इनकम को देखना पड़ेगा कि आपकी बाकी इनकम क्या है। सिंपली एफडी की इनकम को कंसीडर नहीं करना है, आपको अपनी टोटल इनकम को एस्टिमेट करना है कि आपकी सैलरी कितनी है, रेंट कितनी है, बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कितनी है, उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है और टैक्स टीडीएस कितना कट गया है। टीडीएस कटने के बाद अगर वो 10,000 से ज्यादा की आपके एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ रही है तो फिर आपको एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। अगर कम है तो फिर आपको शायद नहीं जमा नहीं कराना, फिर आप जब रिटर्न करेंगे उस समय जमा करा सकते। जी बिल्कुल। और कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि तमाम तरह के फॉर्म्स हैं जो अलग अलग वर्ग को भरने पड़ते हैं, जो भी करदाता है, और ये किस तरह के कौन सा व्यक्ति कौन सा फॉर्म भरेगा, ये भी इसकी भी समझ डेवलप करना है। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी पेशा है और साथ ही साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है तो वो कौन सा फॉर्म भरेगा। देखिए आज की डेट में जो 2021-22 की रिटर्न भरने का टाइम है वो चला गया जी, और 2022-23 का फॉर्म 1 अप्रैल के बाद सीबीडीटी दोबारा से नोटिफाई करेंगे कि कौन सा फॉर्म किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नॉर्मली जिनको बिजनेस नहीं होता उनके ऊपर फॉर्म नंबर 1, 2 या 3 नॉर्मली फॉर्म आते हैं, और बिजनेस वालों के लिए फॉर्म नंबर 4 और 5 आते हैं, जिसमें डिपेंड करता है पार्टनरशिप है या आपकी रेमुनेशन आती है या आप खुद बिजनेस कर रहे हैं। तो इनके केस में नॉर्मली 4-5 आएगा, लेकिन फॉर्म के नंबर बदल सकते हैं क्योंकि सीबीडीटी हर वर्ष के लिए नया फॉर्म नोटिफाई करती है। 2021-22 की जो लास्ट डेट रिटर्न भरने की थी, वो जो पहले जो निकल गई थी वो 31 दिसंबर थी, और जो जिनकी ऑडिट होते थे उनकी 15 फरवरी थी, वो चली गई है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति से ये छूट हो गई है, रह गई है रिटर्न 2021 वर्ष फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर जो 2021 मार्च को असेसमेंट साल खत्म हुआ, उसकी अभी भी 31 मार्च से पहले भर देंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा फी के साथ जो हम 234F में लगती है उसके साथ वो लगेगी, लेकिन वो भर दे। लेकिन 31 मार्च के बाद आप वो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो मेरी 2 राय होंगी, फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो करंट चल रहा है उसका फॉर्म तो नया आएगा, लेकिन पुराने साल की कोई रिटर्न रह गई है पिछले साल की तो वो 31 मार्च से पहले भर दे, वो उसके बाद वो रिटर्न नहीं भर पाए। जी बिल्कुल। और यहाँ हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं धीरज जोशी, जो कि दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। धीरज जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करता हूँ तो उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को सेल करने पे जो कैपिटल गेन मेरा आता है उसको मैं किस तरह से सेव कर सकता हूँ?
क्योंकि अगर मैं कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, उसका कैपिटल गेन जो आता है उसको एक मैं नए रेजिडेंशियल हाउस परचेस करके और कुछ और चीजों में जैसे NHI के बॉन्ड में इन्वेस्ट करके सेव कर देता हूँ। तो ये अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन है, इसको मैं किस तरह से सेव कर सकता हूँ सर? जी जैन साहब। देखिए, जो आपका कैपिटल गेन की जो बात हो रही है, हाउसिंग के लिए सरकार की पॉलिसी और देश की पॉलिसी ये है कि जब आप एक मकान बेच के दूसरा मकान लेते हैं तो एक स्वैपिंग करते हैं, और वो क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल को प्रमोट करने के लिए हाउसिंग में आप निवेश करते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल छूट है कि मकान बेच के आप मकान खरीदते हैं तो आपको एक छूट मिल जाएगी। एक दूसरी छूट है कि अगर आप कोई भी असेट बेचते हैं, जिसे कैपिटल सेट लॉन्ग टर्म के लिए हेल्ड की है, और आपके पास एक से ज्यादा मकान नहीं है आज की डेट में, और उसके बेच के और आपको कोई कैपिटल गेन आता है और उसको फिर एक मकान में निवेश करते हैं तो उसकी भी छूट मिलती है। तो आपके केस में अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है और आपके पास सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस आज की डेट में है, और उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेच के आप एक दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको फिर छूट मिल जाएगी। दूसरी छूट आपको ये बॉन्ड की जो है, ये 50,000 रुपीज वाली जो छूट है, ये अलग मिल जाएगी। कैपिटल गेन की ये छूट अवेलेबल है 50,000 रुपये। लेकिन बाकी अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने बेची है तो सिर्फ हाउसिंग के नाम के बेनिफिट का आपको छूट मिल सकती है, इसके अलावा कोई छूट नहीं मिलती है, क्योंकि कमर्शियल प्रोपोजिशन है, कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने बेची है, और किसी तरह की छूट आपको नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल। और वे जैन जी, जब हम टैक्स सेविंग की बात करते हैं तो क्या इस पे निवेश की बात जब करेंगे कि किसी तरह से अलग अलग जगहों पर निवेश करें और कुछ टैक्स सेव कर सके, तो उसमें क्या उम्र भी एक जरूरी फैक्टर है? क्या इसको भी समझने की जरूरत है? और कौन सी उम्र में कौन सा निवेश करें, क्या इसको ऐसा समझा जा सकता है? देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इनकम टैक्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि एज के हिसाब से किसको कितनी छूट मिलेगी, एक्सेप्ट जो सीनियर सिटीजन को एक एक्स्ट्रा छूट मिलती है मेडिक्लेम के नाम की, इसके नाम की। बाकी सीनियर सिटीजन के वो नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न करदाता एज ग्रुप के होने की वजह से उनके लिए क्या प्रेफर्ड रहेगा, तो एक अच्छी बड़ी बास्केट बनाई हुई है ETC में कि भाई आप कहाँ निवेश कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप अगर सैलरीड एम्प्लॉइज हैं तो हो सकता है आपका निवेश PF एक्ट के अंदर आपका एम्प्लॉयर ही आपका TDS काट और PF काटता होगा, तो वो एक आपका निवेश हो गया। अगर वो नहीं काटता है तो आप चाह रहे हैं कि मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कराएं, तो वहां जमा करा सकते हैं। आपको लगता है कि आपको 5 साल के बाद पैसों की कोई छूट पड़ेगी तो एक FD बना सकते हैं, FD के नाम की आ जाएगी। आपको लगता है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेने हैं तो वहां पैसे की आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप वहां भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी सुकन्या निधि निवेश है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी को मकान अगर लेना है, उसकी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते हैं और उसकी रीपेमेंट करते हैं लोन की, उसकी भी छूट मिलती है। तो ये विभिन्न एज ग्रुप के लिए विभिन्न तरह की एक बास्केट बनी हुई है। तो मैं नॉर्मली जो मेरी एडवाइस रहती है कि देखिए, अगर आप यंग एज में हैं और आज की डेट में हैं, तो आपको प्लानिंग करते समय आप PPF में अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि 15 साल के बाद PPF में अकाउंट आपके पैसे मिल सकते हैं। और आपके पास मकान नहीं है और मकान लेना चाहते हैं तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट PPF वगैरह में करें। उस समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा होगा कि भाई ये NSCs हैं, फिक्स डिपॉजिट है, ताकि वो 5 साल के बाद वो एनकैशमेंट हो तो वो पैसे मिल जाए। इसी तरह से यंग एज में और एज के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस कराना भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली की स्ट्रक्चर क्या है। अगर सोल ब्रेड अर्नर है और आपको लगता है कि कोई इवेंचुअलिटी में कोई रिस्क आता है, तो इंश्योरेंस भी कराना आपके लिए बहुत जरूरी है फैमिली की प्रोटेक्शन करने के लिए। तो यंग एज में वो इंश्योरेंस प्रीमियम का पे करेंगे, उसकी भी आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन एक एज ग्रुप होने के बाद एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम बड़े हाई हो जाते हैं और आपका फैमिली के लिए ऑब्लिगेशन भी नहीं रहता, तो शायद वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करने वाली कैटेगरी शायद उतनी प्रेफर्ड कैटेगरी नहीं हो। तो ये डिफरेंट 3 चीजें ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि आप किस एज ग्रुप में हैं, आपकी फ्यूचर में क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है और आप क्या सोच रहे हैं कि क्या पैसे का निवेश करके क्या यूज किया जाएगा। फैमिली के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज करना चाह रहे हैं, हाउसिंग के लिए करना चाह रहे हैं, और तीसरा कि आप फैमिली की प्रोटेक्शन क्या, आपके पास दूसरी ब्रेड अर्नर कौन है, वाइफ हस्बैंड दोनों हैं, तो उसकी वर्किंग अलग आएगी, थोड़ी सी सोच बदल जाती है, और सोल अर्नर है तो उसकी बात अलग बदल जाती है। तो एक इनकम टैक्स ने अच्छी बड़ी बास्केट ETC में दी है, जिसके मैंने विभिन्न एग्जांपल दिए, उसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से, JB श्रीवास्तव। जी श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मुझे ये पूछना है सर कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है और ग्रैंड पेरेंट और फादर से
जो हेरिडिटी में हमको मिली है एग्रीकल्चर लैंड, उसको मैं बेचना चाहता हूँ, तो उसको टैक्स से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जी, ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। जी देखिए, अर्बन कल्चर एग्रीकल्चर लैंड में किसी तरह की एग्जम्पशन नहीं है। तो जो आपको इसका एग्रीकल्चर लैंड का जो आपको कैपिटल गेन मिलेगा, इंडेक्सेशन मिलता है, महंगाई के नाम का जो एक छूट मिलती है, वो इंडेक्स लेके पोस्ट के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आपको कैपिटल गेन आएगा, सरकार ने कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स 20% ही रखा हुआ है। उसके ऊपर सरचार्ज वगैरह लगा के हम 23% का लगभग टैक्स पड़ता है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड बेच के कोई छूट आपको लेनी है, तो सिर्फ एक वो जो तरीका मैंने पहले भी बताया था कॉलर की आवाज में जवाब में, कि उसकी छूट यही कि अगर आपके पास एक से ज्यादा मकान नहीं है, अगर वो लैंड अगर आप बेच के और आपको एक मकान में निवेश करते हैं, घर में निवेश करते हैं, तो आपको उसकी छूट मिल सकती है। अदरवाइज आज की डेट में कैपिटल गेन किसी भी तरह का हो, अगर लॉन्ग टर्म है तो वो 3 साल के, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो आपको वो 20% टैक्स में आएगा, और शॉर्ट टर्म है तो वो आपको नॉर्मल 30% टैक्स में आएगा। जी जन साहब, अगर लैंड बेच के, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड बेच के और एग्रीकल्चरल लैंड ही दूसरी जगह खरीदना चाहते हैं, तो क्या इसमें भी कोई सुविधा है इसके लिए? उसके लिए सुविधा ये है कि अगर वो आपने पहले 2 साल पहले तक अगर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज की जा रही थी उनके द्वारा या उनकी फैमिली के द्वारा, जो पेरेंट्स के द्वारा, फिर बेचते हैं तो छूट मिलती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो उन्होंने बताया कि अर्बन लैंड है तो ये शहर के अंदर ही लैंड होगी, क्लासिफाइड एग्रीकल्चर होगी और एग्रीकल्चर के लिए शायद यूज नहीं होगी। अगर एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही है और एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदते हैं उसके बाद में, तो फिर आपको वो छूट मिल जाएगी एग्रीकल्चर लैंड खरीदने से। जी और एक और बात बता दें कि एग्रीकल्चर लैंड जो सिटी से बाहर है, जिसे हम नॉन अर्बन लैंड कहते हैं, और जो इनकम टैक्स में धारा के अंदर पैरामीटर रखे हैं, कितने किलोमीटर बाहर हो और कितनी पॉपुलेशन के है, अगर उससे बाहर आती है तो उस कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन वो सीमा से, म्युनिसिपैलिटी की सीमाएं बनाई हुई हैं, उसके बाहर होगा तो उस पर कैपिटल गेन नहीं आता, क्योंकि हम उसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं शामिल करते। ठीक है। कुछ लोग ये समझना चाहते हैं कि क्या ट्रस्ट बना करके भी टैक्स सेव किया जा सकता है, कितना वैध है ये, और किस तरह से इसको समझा जाना चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि साधारण नागरिक को अपनी टैक्स प्लानिंग बिल्कुल सिंपल रखनी चाहिए। और आप आज की डेट में किसी भी तरह के एक शॉर्ट टर्म मेजर में चले जाएंगे तो ये एक मुश्किल काम हो जाएगा। और पहली बात तो देखिए, अगर सभी व्यक्ति ये सोच लें कि मैं सब टैक्स बचा लेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकाल के, तो फिर देश में टैक्स कहां से आएगा? ठीक बात है। तो मैं ये नहीं करा तो फिर क्या करेगी सरकार? अमेंडमेंट करेगी कि भाई टैक्स, आपने ट्रस्ट बनाई है, उसको ट्रस्ट को कैसे टैक्स करें, क्योंकि सरकार को टैक्स तो कलेक्ट करना ही है ना। दूसरा, ये जितनी भी कॉम्प्लेक्स टैक्स प्लानिंग होती है, ये एक शॉर्ट टर्म में जिस समय आप कर रहे होते हैं तो आपको अट्रैक्टिव लगती है, लॉन्ग टर्म में ये बड़ी पेनफुल होती हैं, और ये जब उसको संभालना मुश्किल होता है, कॉस्टली होती हैं, और वो प्लानिंग किसी तरह से टैक्स की लेटर ऑन अमेंडमेंट से या आपने जो उस समय की थी उसकी इंटरप्रिटेशन से बदल जाए तो आप अपने आप को मुश्किल में डाल लेंगे। साधारण नागरिक के लिए सोचना कि मैं ट्रस्ट बना लूंगा और ये कर लूंगा, कोई इसमें छूट वाले आने वाली चीज नहीं है। ऑन द कंट्रेरी, उसमें आप लीगल हैसल में आ जाएंगे, आपके परिवार को भी इसमें तकलीफ आएगी और वर्किंग आने की। ये जो ट्रस्ट वाले मोड है, ये वहां सूट करते हैं जहां आपको चैलेंजेस अपने बच्चों के बारे में आ रहा है, या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई इश्यू आ रहा है, या आपको लगता है कि बच्चे कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, वहां तो मैं सब कभी कभी कहते हैं भाई ट्रस्ट बना के आप ट्रस्टी अपॉइंट कर दीजिए, शायद वो उसको बेटर मैनेज करते पाए। लेकिन अदरवाइज आप ये सोचें, क्योंकि देखिए, आप अगर ट्रस्ट बनाएंगे तो ट्रस्ट टैक्स देगी, आप नहीं देंगे तो ट्रस्ट देगी। ऐसा तो नहीं है कि ट्रस्ट के ऊपर टैक्स नहीं और उसकी कोई सेपरेट छूट मिल जाएगी। और आप उसमें डिफाइंड ट्रस्ट, जिसे हम डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट कहते हैं, डिस्क्रिशनरी बनाएंगे तो ट्रस्ट पूरा टैक्स देगी, नॉन डिस्क्रिशनरी बनाएंगे तो बच्चों के हाथ में जो इनकम उनके बेनिफिशियरी है उनके हाथ में टैक्स आएगा, और फिर उस प्रॉपर्टी को और एसेट्स को जिसमें चली गई उसे वापस लेना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, उसको डिस्पोजल में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। जी बिल्कुल, ये समझना जरूरी है लोगों के लिए। और यहाँ पर एक कॉलर जुड़े हुए हैं, इंदौर से हमको कॉल कर रहे हैं, संतोष जी। संतोष जी, पूछिए अपना सवाल। सर जी संतोष जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम, उसकी आवाज थोड़ा धीरे कर दीजिए ताकि आप हमारा प्रश्न, जी हम आपको सुन पाए ठीक से। जी जी सर, मेरे पास पेट से 2012-13 में पेट से देनदारी निकली थी। जी पूछिए अपना सवाल, फिर से पूछिए।
2012-13 में टैक्स की देनदारी निकली थी, रिफंड विवाद से विश्वास स्कीम में मैंने भाग लिया था। तो अभी तक रिफंड नहीं मिला, 2 साल हो गए। रिफंड नहीं मिला, 2 साल हो गए। जैन साहब, अगर आप इनको समझ पाए हो। नहीं, मैं समझ पाया। ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई विवाद से विश्वास में कोई स्कीम में फॉर्म सबमिट किया था, जिस फॉर्म के अंदर इनका रिफंड बन गया था, तो आप और वो इनको रिफंड नहीं मिला है। तो मेरा कहना है कि आज की डेट में देखो, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है। आप अपना चिट्ठी लिख सकते हैं और सीपी ग्राम पे डाल दीजिए। आज की डेट में इनकम टैक्स का इतना बढ़िया पोर्टल है जो आपके ग्रीवेंस को इमीडिएटली एड्रेस करता है, और आपको रिफंड नहीं मिला तो आप अपना पर्टिकुलर दे के सीपी ग्राम पे डाल दीजिए और उसमें आपको जवाब आएगा और आपका रिफंड भी मिलेगा और आपका रिफंड बनता है। वो मुश्किल काम नहीं। देखिए, आज ये मान के चलना चाहिए, इनकम टैक्स ने अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत भारी डेवलपमेंट की है, बड़ा एडवांसमेंट किया है इनकम टैक्स ने। और मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूं विश्व के और देश के मॉडल के हिसाब से, इंडियन इनकम टैक्स इज फार अहेड, बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। कभी कभी बीच में चैलेंजेस आते हैं जब ट्रांजिशन पीरियड में आते हैं। आज की डेट में आपको घर बैठे आप रिटर्न भर सकते हैं, घर बैठे आपको रिफंड आता है, घर बैठे आप अपने असेसमेंट करा सकते हैं, फेसलेस वाला प्लानिंग की है। और अपील सारे आपके जितने भी आपके प्रोसीजर हैं, जितने भी आपके इश्यूज हैं, वो सारे एड्रेस हो जाते हैं। तो आपका भी रिफंड में अगर कोई चैलेंज है तो सीपी ग्राम पे डाल दीजिए, जरूर आपका रिफंड बनता तो जरूर आएगा। जी, वेद जैन जी, समय लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी एक सवाल है छोटा सा जिससे आपसे जानना चाहेंगे। कुछ लोग इस पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि होम लोन का प्री पेमेंट जो है वो कितना फायदेमंद है या कितना उचित है, क्या करना चाहिए, या टैक्स सेविंग ही ज्यादा जरूरी है? कैसे समझे इसको? देखिए, मैं कहता हूं टैक्स की सेविंग की वजह से आप ये ना समझे कि आप एक्चुअल में खर्चा करते हैं। अगर आप होम लोन की आज ब्याज इंटरेस्ट दे रहे हैं आप जी, और आप उसको आपकी कैपेसिटी है प्रीपे करने की, तो आप प्रीपे कर देंगे तो आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो टोटल के टोटल आपकी सेविंग हो गई। अदरवाइज अगर आप सोचें, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं 1 मिनट लेके, अगर आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर जैसे आज की डेट में 6% का इंटरेस्ट लगता है, तो सालाना 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है जी। आप अगर इनकम टैक्स में उसकी छूट लेंगे तो आप 10 या 20 या 30% के स्लैब में भी होंगे तो आपको 36,000 रुपए का टैक्स में बेनिफिट आएगा जी। अगर आप उसके पास आपके पास साधन है, प्रीपे कर देंगे तो आपको 1,20,000 की पूरी छूट मिल जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, होम लोन लेने अच्छी चीज है। अगर आपको होम लोन की जरूरत है, आपके पास साधन कम है और आप अपना लोन लेके ले सकते हैं, तो आपको 6%, 6.5% में आज की डेट में होम लोन मिलता है। उसकी छूट भी सरकार देती है आपको, वो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास साधन और है और वो यूज कर सकते हैं, तो वो बेटर है कि आप 100% खर्चा इंटरेस्ट में करने के बजाय आप 30% की टैक्स सेविंग करें जी। मेरा कहना है कि 100% आप इंटरेस्ट की सेविंग करिए, आप अपनी होम लोन की प्रीपेमेंट कर दीजिए, तो आपको पूरी छूट होगी, वो सारा पैसा आपके हाथ में आएगा जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो आपने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत सारी शंकाएं थी जो वो उसका समाधान दिया। बहुत शुक्रिया वेद जैन जी टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग पर बातचीत करने के लिए। तो टैक्स प्लानिंग कैसे करें और क्या करें, ये निश्चित तौर पर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो एक अच्छे आयकर दाता बनिए, टैक्स अपना ज़रूर चुकाइए, लेकिन उसकी प्लानिंग भी करिए। फिलहाल मनी मंत्र के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।